नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक जो तत्व है उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का यदि हम थोड़ा सा इतिहास देखें तो संविधान के अंतर्गत जो संविधान सभा के सदस्य थे B.N. राव, उन्होंने मौलिक अधिकारों के विषय में ये कहा था कि मौलिक अधिकार दो तरह से भारतीय संविधान में निर्धारित किए जाए। एक वो मौलिक अधिकार जो न्यायोचित हो, एक वो मौलिक अधिकार जो न्यायोचित नहीं हो। जो न्यायोचित थे उन्हें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया और जो न्यायोचित नहीं थे उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का यदि हम वर्णन देखें तो संविधान के अंतर्गत भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक 36 से 51 तक संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड का संविधान 1937 में बना था, वहां से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। आयरलैंड का संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो स्पेन के संविधान से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में यदि ग्रेविन ऑस्ट्रीन की कोटेशन देखें तो उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। इसी प्रकार फिर अमर नंदी जो थे उन्होंने ये कहा था कि नीति निर्देशक एक ऐसे आदेश की तरह है जिन्हें राज्य के द्वारा अपनी नीति बनाते हुए प्रयोग में करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में क्या क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान के रूप में यदि हम देखें, नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ विशेषताएं भारतीय संविधान के अंतर्गत देखने को मिलती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताओं में हम देख सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को नीति बनाते हुए राज्य के द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य जब नीति बनाए उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक अनुदेश की तरह है। अनुदेश है, उन्हें मानना या न मानना कार्यपालिका या विधायिका के ऊपर निर्भर करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ये उसका उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की यदि हम प्रकृति देखें तो अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये न्यायोचित नहीं है। यानी कि यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन राज्य की विधायिका नहीं करती है, देश की विधायिका नहीं करती है, तो संविधान के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दंड न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन फिर भी न्यायालय समय समय पर निर्देशक जो सिद्धांत है उनके बारे में समय समय पर अपनी अनुशंसाएं करता है ताकि राज्य नीति बनाते समय, कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। समय समय पर नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, लेकिन इसमें एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है। इसी प्रकार जो मौलिक अधिकार है, इन दोनों के बीच यदि अंतर देखें, जो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार है उनको राज्य के द्वारा कुछ मना किया जाता है कि आप मौलिक अधिकार नकारात्मक है, यानी कि राज्य के द्वारा मना किया जाता है कि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे, आप कानून की समानता के विरुद्ध कार्य नहीं करोगे, सामाजिक समानता के विरुद्ध कार्य नहीं करोगे, तो एक नकारात्मकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है, यानी कि राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहा जाता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो सकारात्मक है, कुछ करने के लिए कहा जाता है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है।
इसी प्रकार जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है, यानी कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य कानून नहीं बनाए तो उसके लिए आप न्यायालय में शरण नहीं ले सकते हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित, नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अग्रसर है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। जो मौलिक अधिकार है उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसके लिए नैतिक मान्यता प्राप्त है। राज्य नैतिक मान्यता के आधार पर निर्देशक सिद्धांतों को लागू करता है। मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, इसलिए ये व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, व्यक्ति विशेष से संबंधित है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सामुदायिक कल्याण से संबंधित है, इसलिए ये समाजवादी है। ये व्यक्तिवादी है, मौलिक अधिकार व्यक्तिवादी है और ये समुदाय के कल्याण से संबंधित होने के कारण ये समाजवादी है। ये व्यक्तिवादी है, ये समाजवादी है। मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय बाध्य है कि वो उन्हें लागू करे। न्यायालय बाध्य है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है और इसके लिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए स्वतः लागू है। मौलिक अधिकार न्यायालय ये संविधान में दिए गए हैं, इसलिए ये स्वतः लागू है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए विधानमंडल की आवश्यकता होती है। विधानमंडल कानून बनाकर उन्हें लागू कर सकता है, लागू कर भी नहीं सकता है, इसलिए ये स्वतः लागू नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूलभूत अंतर है। मौलिक अधिकार मेन जो चीज ध्यान में रखनी है, मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है, नीति निर्देशक सिद्धांत समाज से संबंधित है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है। जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित है, ये सामाजिक कल्याण से संबंधित है, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से दोनों में अंतर है जो कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मेन जो चीज ध्यान में रखनी है, मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए न्यायालय में शरण नहीं ले सकते हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन दिया गया है, लेकिन फिर भी समय समय पर जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसमें भी समय समय पर संवैधानिक संशोधनों के आधार पर भी समय समय पर नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांतों में 4 निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। जैसे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, बच्चों के स्वास्थ्य और के लिए अवसर सुनिश्चित करना, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, ये भी अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। उद्योगों में प्रबंधन, उद्योगों में मजदूरों का प्रबंधन में भागीदारी, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा करना यानी कि जंगली जानवरों की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना, ये सारे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भी कुछ निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य आय के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, सम्मान के आधार पर
किसी भी व्यक्ति में कोई असमानता स्थापित न हो, असमानता राज्य के द्वारा समाप्त की जाए। आय के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर जो असमानता है वो खत्म करे राज्य। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार 86 संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 के अंतर्गत, उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था, लेकिन इसमें अब भाषा को परिवर्तित कर दिया गया। अब ये कहा गया कि राज्य के द्वारा बच्चों की जो बचपन है उसकी व्यवस्था की जाए, बचपन के पालना की व्यवस्था की जाए, और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हो सकती है उस संबंध में देखा जाए। तो ये 86 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। इसी प्रकार 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत सहकारी जो समितियां थी, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन किस प्रकार से हो, उसका संचालन किस प्रकार से हो, उसका प्रबंधन किस प्रकार से हो, ये 97 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 2011 में उसके अंतर्गत निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। यानी कि समय समय पर नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भी कुछ सिद्धांत जोड़े जाते हैं, समय समय पर जोड़े जाते हैं। जैसे 42 है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां 86वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ तत्व जोड़े गए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जैसे तात्पर्य होता है कि राज्य को निर्देश देने वाले तत्व, जो राज्य को निर्देश दे, राज्य को अपनी योजना, अपनी नीति किस दिशा में निर्धारित करनी है, ये जो निर्देश देने वाले तत्व हैं इन्हें हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान के अंतर्गत वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि 36 में यह बताया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को राज्य के अंतर्गत आने वाले जो भी विधानमंडल है या राज्यों की विधायिका है या जो स्थानीय स्वशासन के जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से अपनी नीतियों में, अपने कानूनों में इन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करेगी। तो 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 37 के अंतर्गत जो इस भाग में जो निर्देशक तत्व हैं उनको राज्य अपनी नीतियों को बनाने में समाहित करेगा। इस भाग में जो भी तत्व है वो राज्य नीतियों को बनाने के लिए उसमें समाहित करेगा कि राज्य नीति बनाते हुए इन तत्वों को समाहित करेगा। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य जन कल्याण के लिए व्यवस्था करेगा, जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा, राज्य के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की जाएगी। तो जन कल्याण का ये जो शब्द है बहुत विस्तृत शब्द है। इसके अंतर्गत जन कल्याण में हम देख सकते हैं कि राज्य स्वास्थ्य से संबंधित कार्य कर सकता है, राज्य शिक्षा से संबंधित कार्य कर सकता है, राज्य के द्वारा जो बीमारी है, बुढ़ापा है, विकलांगता है या असहाय स्थिति है, अनाथ स्थिति है, उसके संबंध में राज्य के द्वारा व्यवस्थाएं की जा सकती है। यानी कि जन कल्याण से संबंधित राज्य यदि चाहे तो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में व्यवस्था की जा सकती है। राज्य के द्वारा जो भी अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत है, राज्य अनुसरण कर सकता है किन्हीं प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों को।
किए जाने वाले निर्देशक सिद्धांत। इसके अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39A के अंतर्गत 39A के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा समान न्याय और कानून की सहायता के लिए व्यवस्था की जाएगी। समान न्याय प्रदान किया जाएगा और निःशुल्क कानूनी सहायता, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून की मदद लेने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए 39A जोड़ा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य समान न्याय की व्यवस्था करेगा और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। पंचायतों की जो व्यवस्था है वो भारतीय संस्कृति की बहुत प्राचीन परंपरा रही है और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के लिए गांधी जी भी ये चाहते थे कि प्रत्येक गांव के अंदर एक पंचायत हो जो अपनी समस्याओं का समाधान अपने गांव के अंतर्गत ही कर ले। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 41 कार्य का, शिक्षा का, सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का व्यवस्था करता है। कार्य का अधिकार या काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता से संबंधित अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत अपन ये भी कह सकते हैं सार्वजनिक सहायता की, जैसे कोई बेरोजगार है या बुढ़ापे की स्थिति है या विकलांगता की स्थिति है तो उसके अंतर्गत सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 42 न्यायोचित और मानवीय कार्यों में न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं में ही कार्य किया जाए। न्यायोचित और मानवीय दशाओं में कार्य किया जाए यानी कि ऐसी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में यदि व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है तो उसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जाए। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता, या कोई महिला गर्भावस्था में है, प्रेग्नेंट है, तो उसे कार्य नहीं करवाया जा सकता है, या ऐसी कोई दशा है जिसमें कि मानवोचित नहीं कही जा सकती है तो उसे हम कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कहा गया है कि जो उचित दशाएं हैं उसमें ही कार्य करवाया जाए। जैसे मान लो किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसे ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जाए जैसे उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़े, तो मानवोचित दशाओं में ही कार्यों में कार्य करवाया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को उतना वेतन अवश्य दिया जाए, निर्वाह वेतन, कर्मचारियों को उतना वेतन अवश्य दिया जाए जिससे उनके जीवन का निर्वाह हो सके। इतना कम वेतन नहीं दिया जाए कि उनका जीवन चलाना ही मुश्किल हो जाए। तो कर्मचारियों को निर्वाह वेतन से संबंधित है अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43A नया जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि उद्योगों के प्रबंध में जो वहां के कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें सहभागिता प्रदान की जाए। उद्योगों के प्रबंध में जो सहभागिता है अनुच्छेद 43 ये कहता है, ये प्रदान की जाए अनुच्छेद 43A के अनुसार। इसी प्रकार अनुच्छेद 44 ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग संहिता नहीं हो, बल्कि भारत देश में निवास करने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सब के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जाए। समान नागरिक संहिता हिंदुओं के लिए अलग हो, मुसलमानों के लिए अलग हो, ऐसा नहीं। भारत के अंतर्गत निवास करने वाले सभी नागरिक भारतीय नागरिक है, इसलिए सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना की जाए।
तो ये अनुच्छेद 44 कहता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 जो है वो बालपन से पूर्व देखभाल की व्यवस्था करता है और 6 वर्ष तक के आयु के लिए बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित था और शिक्षा की व्यवस्था होने के कारण अब इसे शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब जो बालपन से पूर्व है उसकी देखभाल करना ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य के लिए निर्देशक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित जो अनुच्छेद है 46, इसमें ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को, उनके व्यक्तियों को शैक्षिक दृष्टि से उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और आर्थिक दृष्टि से उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इससे संबंध में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 पोषाहार, जन स्वास्थ्य, जीवन स्तर, को बेहतर बनाने संबंधी राज्य के लिए निर्देशक दिए गए हैं। पोषाहार, जन स्वास्थ्य, जीवन स्तर को बेहतर बनाने संबंधी राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। राज्य ये व्यवस्था करेगा कि बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था की जाए, जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए, जन स्वास्थ्य सुचारू रूप से हो, जन स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि नहीं हो, भारतीय नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, इस निर्देशक के अनुसार नीति बनाना ये भी राज्य का कर्तव्य है। इसी प्रकार अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन से संबंधित है, यानी कि राज्य का ये कर्तव्य है कि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जाए, पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार कृषि और पशुपालन भी है। तो इस दृष्टि से उसमें उन्नति हो, उसमें प्रगति हो, ये राज्य का कर्तव्य है कि इसके लिए प्रयास किया जाए, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग के लिए राज्य प्रयास करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा से संबंधित 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसी प्रकार अनुच्छेद 49 कहता है कि स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, उनका संरक्षण किया जाए, ये भी राज्य का कर्तव्य है। इसी प्रकार अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अलगाव हो, मतलब दोनों के बीच पृथक्करण हो। न्यायपालिका अपना कार्य तभी सुचारू रूप से संपन्न कर पाती है जब कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलगाव की स्थिति हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, यानी कि राज्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही शांति प्रधान संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंब की संस्कृति रही है। भारत ने कभी भी युद्ध, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं किया है। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये स्पष्ट रूप से घोषित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के अंतर्गत किया गया है और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य को एक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिसके द्वारा राज्य इन निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य करता है। धन्यवाद।